नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज आपको लेके चलते हैं ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराते हैं जो कि प्रशासनिक दौर से गुजरने के बाद धार्मिक क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में आने के बाद अब राजनीति के क्षेत्र में भी आ रहे हैं और 226 ललितपुर विधानसभा के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए हमारे साथ हैं गंधर्व सिंह राजपूत जी। उनसे हम आपको आमना सामना कराते हैं। नमस्ते सर जी, आपका हाँ, हाजिर नमस्कार नमस्कार टाइम भैया। में स्वागत है। नमस्कार भैया जी। अच्छा, ये 2026 विधानसभा चुनाव के लिए आप मांग कर रहे हैं। इसके पहले आप प्रशासनिक कार्य में थे, तो प्रशासनिक कार्य से राजनीति में आने का क्या कारण? क्योंकि मैं चिकित्सा विभाग से संबंधित ऐसे विभाग में रहा हूँ जहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर जनसंख्या वाले लोग हमारे पास आते थे और वो प्रयास करते थे कि हमें चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिले। तो चूँकि मैं शुरू से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़ा रहा जहाँ पर मेरी भावनाएं ये रही कि मैं कैसे जनता की सेवा करूं। क्योंकि सेवानिवृत्ति के उपरांत भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी अंत्योदय, उससे प्रभावित होकर मैंने अपना राजनीति में प्रवेश किया है। क्योंकि मेरे मन में ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब, कमज़ोर, असहाय ऐसे लोगों की मदद कैसे की जा सकती है। क्योंकि मैं ऐसे विभाग में रहा हूँ जहाँ चिकित्सा जैसी सुविधाओं की आवश्यकता को ग्रामीण क्षेत्र की असहाय जनता के लिए सहयोग करता रहा हूँ। उसी भावनाओं को लेकर मेरे मन में यह विचार रहा कि अब मैं राजनीति के क्षेत्र में रह के और जनता की सेवा कर सकूं। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने राजनीति का चयन किया है। 226 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं आप, और भी प्रत्याशी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार टिकट आपको मिलेगा? क्योंकि जो मेरी सेवाएं, चाहे वो राजनीति की सेवाएं हों, चाहे सामाजिक सेवाएं हों, चाहे धार्मिक क्षेत्र की सेवाएं हों, इनके आधार पर मैं जनता के बीच में रहा हूं। और निश्चित तौर पर चूँकि हमारे साथ जनता मेरे साथ है और जनता की ये भावनाएं हैं कि हम जैसे साफ स्वच्छ वाले लोगों को टिकट मिलना चाहिए, और उन्हीं की इन भावनाओं से प्रेरित होकर ही मैं टिकट की मांग कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी टिकट के आवंटन करना है, उनको निश्चित तौर पर हमारे इस कार्यप्रणाली को, जनता की भावनाओं को देखते हुए निश्चित तौर पर टिकट का आवंटन मेरे पक्ष में करवाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। 226 ललितपुर विधानसभा में मुख्य मामला से अभी सड़क का मामला है, और आपके घर तक आते हुए भी हमें सड़क पे हमने देखा कि बहुत से गड्ढे हैं और 4.5 साल में पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या आपके आने से ये पूर्ण हो जाएंगे? चूँकि मैं आज़ादपुरा का निवासी हूँ और जो कि ये नगर पालिका परिषद के क्षेत्र का मामला है, इस बारे में मैंने नगर पालिका अध्यक्ष से प्रयास किया था कि यहाँ पर जो गड्ढा युक्त सड़क है, इसको जो भी हमारी सरकार की नीति है कि जितनी भी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त कराया जाए और अच्छी से अच्छी आने जाने की सुविधाएं कराई जाएं। परंतु अभी तक 4.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, परंतु नगर पालिका परिषद ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा, चाहे मुझे विधायक बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए मैं प्रयास करूंगा कि ये गड्ढा मुक्त सड़क हो हमारे यहाँ आज़ादपुरा वाली। अभी एक मामला बहुत अभी आया है, और लड़कियों की उम्र शादी के लिए 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है जाएगी। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो उम्र 18 वर्ष है बच्चियों की, इन परिस्थितियों को देखते हुए जो सरकार ने और हमारे देश के जो भी सामाजिक लोग हैं, उन्होंने अपनी सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए, उन्होंने जो निर्णय लिया है कि बच्चियों की जो शादी की उम्र 18 वर्ष है उसको 21 वर्ष किए जाने का जो उन्होंने प्रावधान रखा है, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश होगा और इससे निश्चित ही समाज कहीं ना कहीं इसको लाभान्वित होगा। और सब परिवार, आने वाले जो परिवार हैं जिनकी बच्चियों की शादी अभी 18 वर्ष में की जाती थी, 21 वर्ष में परिपक्व होने के बाद कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय से जुड़ने के बाद
शादी होगी, निश्चित तौर पर हमारे देश की महिला वर्ग कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होगी और हमारा समाज भी इसका लाभान्वित होगा। निश्चित तौर पर ये अच्छा कदम है। ये महंगाई सबसे बड़ी समस्या अभी बनी हुई है और गृहिणियों के लिए सबसे मेन मुद्दा है महंगाई। जहाँ तेल 80 रुपये लीटर आता था, अब वही तेल 150 रुपये लीटर आता है, दुगना हो गया। इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देश को अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे टैक्स के रूप में, किसी न किसी रूप में व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। क्योंकि वर्तमान समय में भाजपा की जो सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, इनको कई ऐसी जनहितैषी योजनाएं संचालित करनी हैं। इन योजनाओं को संचालित करने के लिए कहीं न कहीं अर्थ की व्यवस्था करनी पड़ती है। उस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे टैक्स के रूप में, चाहे अन्य सुविधाओं के रूप में, उन्हें अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ करना नितांत आवश्यक है। अगर कुछ परसेंट महंगाई से, 10% महंगाई से अगर 80% का लाभ होता है जनता को, तो महंगाई सहन करने के लिए जनता तैयार है। और बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ललितपुर के लिए, और सभी लोग आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन ललितपुर के बेरोजगार ही है। इसके बारे में क्या कहना है? जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, रोजगार तो व्यक्ति को अपने स्वयं की व्यवस्थाओं से करना चाहिए। जहाँ तक मेरा विश्वास है, केवल आप या हम या हमारे देश की जनता या हमारा युवा केवल अगर इस आधार पर अपनी पढ़ाई लिखाई या अपना यह सोच के शिक्षण करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, ये असंभव है। परंतु उन्हें अपने रोजगार का तात्पर्य ये है कि किसी भी रूप में उसका रोजगार करें, चाहे वो व्यवसाय के रूप में करें, चाहे वो किसी अन्य प्रकार से उसको व्यवसाय में लगना चाहिए। केवल ये नहीं है कि बेरोजगारी का मतलब कि अकेले सरकारी नौकरी से ही रोजगार अपना करें। किसी भी तरह से रोजगार से जुड़ें। रोजगार से, बेरोजगारी का मतलब केवल रोजगार, सरकारी नौकरियों से रोजगार, बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। इसके लिए हमारे युवाओं को अपनी ऐसी शिक्षा से सबक लेना चाहिए जो उनके आगे भविष्य के लिए स्वयं का अपना रोजगार उत्पन्न कर सकें। क्योंकि केवल बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरियों से ख़त्म किया जा पाना संभव नहीं है। आपके जीतने के बाद क्या बेरोजगारी हटाने के लिए आप क्या क्या कदम करेंगे? यदि हमें जनता ने विधायक के रूप में स्वीकार किया और अगर हम जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर हम युवाओं के लिए बेरोजगारी की समस्या के निवारण के लिए उनको रोजगार परक सुविधाओं से जोड़ेंगे और उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए केवल उनको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी दूर हो सकती है। यदि हम यह सोचें कि हम उनको केवल सरकारी नौकरियों के माध्यम से ही उनका बेरोजगारी ख़त्म करें, तो संभव नहीं है। ऐसे हम आने वाली युवा पीढ़ी को यह हम संदेश देंगे कि आप रोजगार से जुड़िए। बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरियों से संभव नहीं है। इसको केवल रोजगार परक योजनाएं आपको संचालित करनी होंगी। अपना स्वयं का रोजगार जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में होते थे, पता लगा सैन समाज अपना जो धंधा करता था वह अपने छोड़ के अपना शहर में आ गया है। इसी तरह से लोहार वर्ग का है, वो अपना वहाँ अपना काम छोड़ के यहाँ आ गया है। इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर अपने मूल व्यवसाय में अगर लोग अगर रहें, अपने उसमें अपनी उन्नति का विकास करें, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और ललितपुर में भी जाति से रिलेटेड एक गुट बना रहता है, और जाति से रिलेटेड चक्रव्यूह आप कैसे तोड़ेंगे? किसी भी राजनीति की क्षेत्र में जाति वर्ग से राजनीति संभव नहीं है। राजनीति का तात्पर्य मात्र ये रहता है कि आप जनता की सेवा करें। जनता की सेवा करने के लिए हर वर्ग को आपको सहयोग करना पड़ेगा, हर वर्ग से सहयोग लेना पड़ेगा। तभी किसी एक जाति पर ना तो राजनीति होती है, ना एक बिरादरी से राजनीति चलती है और ना देश चलता है। इसलिए सभी वर्ग के लोगों से सहयोग लेना चाहिए और सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य करना चाहिए। जहाँ तक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है, सबको लेके चले, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम करें। निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारी जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर
हमारे प्रत्येक व्यक्ति जागरूक रहते हुए काम करेंगे और निश्चित तौर पर ही हमारा देश का विकास होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ललितपुर की जनता के लिए कि आपकी क्या अपील है? हमारा ललितपुर की जनता से केवल यही अपील है कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो जनता के बीच में रहे, जनता का काम करे, जिसकी भावनाएं हर समाज के प्रति हों, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए काम करें। हमारा तो केवल ललितपुर की जनता से यही अनुरोध है कि आप ऐसे जनसेवक को चुनें जो आपकी समस्याओं के निदान में सहयोगी बने। हर वर्ग के लोगों के लिए, जिस वर्ग की जो समस्या हो, उस समस्याओं को निदान में सहयोगी बने। ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए ताकि हर वर्ग उससे सुखी रहे, उनके पास आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से आ जा सकें, उनकी समस्याओं के निवारण में सहयोगी बन सकें। ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता को चुनना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और निश्चित तौर पर ललितपुर की जनता इस बार जनता निश्चित ही ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनेगी जो उनके काम आएगा और उन्हें जी लगेगा कि हम सरल रूप से उनके पास जा सकें, अपनी बात रख सकें और उनकी समस्याओं के निदान में सहयोगी बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ है गंदर सिंह राजपूत जी, जिनसे हमने आपको रूबरूप कराया और जाना कि 2022 में अगर इन्हें 226 ललितपुर विधानसभा से टिकट मिलती है तो वो क्या क्या करेंगे। और भी आप ललितपुर की और भी घटनाओं और भी चर्चित चेहरों से हम आपको रूबरूप कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।